नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानियों पर चर्चा करेंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित कहानीकारों में बहुत प्रतिष्ठित रहे हैं। उन्होंने दलित कहानी को एक आधार दिया है और दलित विमर्शकारों में, विचारकों में भी उनकी केंद्रीय उपस्थिति रही है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानियों पर बात करते हुए पहले हम देखें कि उनके प्रमुख संग्रह कौन से हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि के दो संग्रहों की चर्चा प्रायः होती है। एक पहला सलाम जो 2001 में आया और दूसरा संग्रह आया उनका घुसपैठिए जो 2003 में छपा। दोनों दिल्ली से छपे संग्रह हैं। पहले संग्रह में 14 कहानियां हैं, दूसरे संग्रह में 12 कहानियां हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि के कहानी लेखन की शुरुआत होती है 1987 से और उसका भी उन्होंने बहुत रोचक इतिहास लिखा है कि किस तरह से उनकी कहानी जंगल की रानी छपने गई किसी हिंदी पत्रिका में। संपादक ने वो कहानी रख ली स्वीकृति के साथ और कहानी रखी रही लंबे समय तक, 8-10 साल तक रखी रही और नहीं छपी। और जब लेखक ने उसको याद कराया कि कहानी हमारी गई है तो ये हुआ कि कहानी धन्यवाद के साथ वापस भेज दी गई। तो ये था, उन्होंने लिखा है कि प्रकाश वाल्मीकि ने किस तरह से ये हतोत्साहित करने की एक तरकीब थी जो हमारे साथ अपनाई गई और कितने दलित कहानीकारों को इस तरह से हतोत्साहित करके कि आप की कहानियां छपने लायक नहीं हैं रोक दिया गया होगा। लेकिन इन्होंने इससे पराजय नहीं मानी और वो कहानी किसी दैनिक अखबार को गई और उस अखबार में छपी और बहुत चर्चा हुई। जंगल की रानी 1987 में छपी, 1987 में। इसमें एक आदिवासी युवती कमली है और उस कमली को उसके शिक्षक, चूंकि वो बहुत मेधाविनी है, तो मैट्रिक परीक्षा के बाद में भेजते हैं कि शहर जाओ, तुम वहाँ पढ़ो, तुम्हारा मतलब पिता से कह करके उसका विवाह रुकवा देते हैं और भेजते हैं। यहाँ पर जो डिप्टी साहब हैं उनकी निगाह पड़ती है और उसको उनके मन में एक जो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है जो बाघ सोया हुआ है वो जग जाता है। और जिस तरह से पूरा जाल बुनते हैं जिसमें प्रशासनिक अधिकारी हैं और राजनेता हैं दोनों मिल करके, और फिर उस युवती के साथ बलात्कार की कोशिश होती। आदिवासी युवती जैसा कि दलित कहानी में होता है प्रतिकार करती है, बलात्कारी का गला पकड़ लेती है, लेकिन ये कई लोग हैं और इस तरह से उसको मार देते हैं। तो ये यहाँ से ये इनकी शुरुआत होती है। मतलब अपनी शुरुआत से ओम प्रकाश वाल्मीकि जब दलित समाज सिर्फ दलितों के बारे में, दलित कहानीकार से दलितों की समस्याएं लेकर के आ रहे थे, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने दलितेतर जीवन, उसका जो उत्पीड़न है उसको पकड़ा और अपनी पहली कहानी से ही उन्होंने आदिवासी समाज को उभारा। और बाद में भी आपको दिखाई पड़ेगा कि सिर्फ ओम प्रकाश वाल्मीकि इस मामले में अनूठे हैं कि उन्होंने अपना दायरा हमेशा बड़ा रखा, अपना रेंज हमेशा बड़ा रखा, अपने सरोकार हमेशा बड़े रखे। अब उसमें पूरा समाज समाया हुआ रहता है। हम आगे देखेंगे कैसे मतलब उनके सरोकारों का बृहत्तर होना वो कैसे फलीभूत होता है उनकी कहानियों में। जो दलित कहानियों की खासियत है ओम प्रकाश वाल्मीकि के यहाँ वो दिखाई पड़ती है। उसके बड़े आदर्श उदाहरण हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित कहानी की उत्कृष्टता के। जैसे आक्रोश है, तो
आप देखेंगे कि कई बार ये आक्रोश बड़ा तब क्रियाहीन होता है, बड़ा असर्जनात्मक भी हो जाता है, लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि इस मामले में बहुत सचेत हैं। और उनके यहाँ आप देखेंगे जो आक्रोश है वो बहुत ही सकारात्मक है, बहुत ही क्रियाशील है, बहुत ही सृजनात्मक है। उनकी जो बहुत चर्चित कहानी है सलाम, सलाम को अगर आप पढ़ें पाएंगे कि ये एक प्रथा है, एक परंपरा है कि विवाह के बाद में वो जो दूल्हा है उसको गांव में जिसको बड़े लोग सवर्ण लोग कहते हैं उनके यहाँ जाकर के उनके यहाँ सलाम बजानी पड़ती है, उनको 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 प्रणाम करना पड़ता है और वो मना कर देता है। तो मना करता है तो वो यूं ही नहीं मना करता, एक तो मना करना उसके लिए बहुत दमखम चाहिए, दूसरा उसके मन में एक जो आक्रोश है उसका लक्ष्य है कि सभी मनुष्य बराबर हैं, तो हम ये जो प्रथा है नीचा दिखाने वाली उसके सामने आत्मसमर्पण क्यों करें। उनकी दूसरी एक चर्चित कहानी थी मुंबई कांड, ओम प्रकाश वाल्मीकि की। मुंबई कांड में क्या है कि डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति तोड़ दी गई है और सुमेर नाम का जो इस कहानी का मुख्य पात्र है, दलित पात्र है, प्रोटैगनिस्ट है, उसको बहुत गुस्सा आता है, उसको कुछ करना है, इस अपमान का, ये जो बाबा साहब की मूर्ति का अपमान हुआ उसका बदला लेना है। और वो सोचता है, उसको लगता है कि नहीं, वो गांधी की मूर्ति को जूतों की माला पहनाएगा, वो उसकी क्षति कर देगा, उसका अपमान कर देगा, जिससे कल जब लोग आएंगे देखेंगे कि नहीं दलित समाज चुप नहीं बैठने वाला है। और वो मूर्ति के सामने खड़ा हुआ, गांधी की मूर्ति के सामने बदला लेने की तरकीब में सोचता है, उसका मन बहुत संतप्त है। लेकिन तभी उसको एहसास होता है, ये प्रेमचंद के यहाँ भी दिखाई पड़ता है, जो नैतिक असमंजस है, विवेक का जो दबाव है, वो इन मतलब कि संवेदनशील कहानीकारों के पात्रों पर दिखाई देता है। तो ये सुमेर नामक पात्र वो अपने ऊहापोहों से बाहर आते हुए ये इस निष्कर्ष पहुंचता है कि अगर हमने भी अपमान किया उनके नायक की मूर्ति का, तो हम में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा। और इस तरह से वो इस विचार को, बदला लेने के विचार को स्थगित कर देता है और चला जाता है। ये जो मतलब प्रतिशोध का मामला था, वो ओम प्रकाश वाल्मीकि अपने यहाँ रोकते हैं कि ये सिलसिला कहीं ना कहीं थमना चाहिए। सिलसिला जो 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 ऑप्रेस्ड है, जो उत्पीड़ित है, ये उसका भी जिम्मा बनता है कि उस सिलसिले को रोके। मूर्ति तोड़ करके बदला नहीं लिया जा सकता, उसके मानस को, जो पीड़क समाज है उसके मानस को बदलना, उसके अंतःकरण को बदलना, ये एजेंडे पर होना चाहिए। जो तीसरी चीज है ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानियों की, ये कि इनकी कहानियों में बड़ा गतिशील यथार्थ दिखाई देता है कि पहले तो वो चेतना जगती है कि हमको शिक्षा ग्रहण करनी है, क्योंकि और एवेन्यूज और अवसर तो नहीं है दलित समाज के सामने। जमीन खरीद नहीं सकते, व्यापार कर नहीं सकते, गांव की राजनीति में उनका प्रवेश हो नहीं सकता, क्योंकि वो पहले से ही कब्जे में है किसी और के, जो पारंपरिक तबका है वर्चस्व वाला। तो वो क्या, किस तरह से उनकी मोबिलिटी बनेगी, किस तरह से उनकी सामाजिक गतिशीलता बनेगी। तो एक शिक्षा एक माध्यम है जिस पर बहुत जोर दिया था डॉक्टर अंबेडकर ने, जिसको शेरनी का दूध कहा था।
तो शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसमें जिस तरह की बाधाएं आती हैं परिवार से लेकर के और समाज से लेकर के और बड़े मतलब पूरे क्या कहें कि गांव तक, एक बड़ी उनकी बड़ी अच्छी कहानी है। छतरी गांव का चौधरी नहीं चाहता कि वो दलित बालक पढ़े, लेकिन उसका पिता इस पर बजिद है, अड़ा हुआ है कि वो बेटे को पढ़ा कर रहेगा। छतरी जो विद्यालय आने जाने के लिए उस बड़ी अभिलाषा के साथ खरीदी थी पिता ने, उसको तोड़ देता है। लेकिन तब भी वो पराभूत नहीं होता, हिम्मत नहीं हारता। और मतलब एक तरफ राष्ट्रवाद का उभार है, एक तरफ दलित बालक की छतरी का टूटना है कि वो विद्यालय न जाने पाए। तब भी ओम प्रकाश वाल्मीकि इस अपने पात्रों को इस तरह से रचते हैं कि वह हार न मान करके अपनी पढ़ाई जारी रखता है। तो पढ़ाई होती है, पढ़ाई होने के बाद में नौकरी मिलती है, नई दुनिया खुलती है उनके लिए। और फिर वो मतलब वो व्यक्ति ही नहीं, परिवार और फिर वो पूरा कुनबा, पूरा समाज, पूरा गांव जो है उस पर उसका असर पड़ता है, इस बदलाव का असर पड़ता है। जिस तरह की भाषा है, जिस तरह के क्या कहें कि दृश्यावलियां हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानियों में, वो दिखाती हैं कि ये यथार्थ है वो ठहरा हुआ नहीं है, ये बड़ा गतिशील यथार्थ है। और ये बहुत पीछे जाकर के अतीत से नहीं लाते ओम प्रकाश वाल्मीकि, अपने आसपास के किसी हिस्से को उठा लेते हैं और उसको कहानी बनाते हैं। कहानी बनाते हुए इस बात का ध्यान रखते हैं कि चूंकि कुछ भी स्टैटिक नहीं है, कुछ भी रुका हुआ नहीं है, तो कहानी में वो चीज़ न दिखाई पड़े। कहानी उन क्या कहें उन बदलावों से गुजरती हुई विकसित होती दिखाई पड़े, प्रतीत हो। जब कहानी मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि कहानी जब बनती है तो एक चीज और, ओम प्रकाश वाल्मीकि अपने प्रति, अपने समाज के प्रति अनालोचनात्मक नहीं है। यानी कि वो अपनों की भी आलोचना कर सकते हैं। और उनके यहाँ एक विडंबना जो कई बार दिखाई देती है, वो यह है कि जो ये नए शिक्षित दलित लोग आए हैं, वो अपने हीन भाव से उन्होंने मुकाबला नहीं किया है, मुठभेड़ नहीं किया है, इसलिए अभी उससे ग्रस्त हैं। जैसे उनकी कहानी है मैं ब्राह्मण नहीं हूं, तो उसमें जात बदल करके रहते हैं। और आप जानते हैं कि एक मतलब जब छुपा करके रहेंगे तो एक भय, एक दहशत, एक डर कि कहीं कोई बता न दे, तो एक वो चीज, वो दहशत उन पर तारी रहती है, उन पात्रों पर। मैं ब्राह्मण नहीं हूं का जो मोहनलाल शर्मा है, वो आप देखेंगे कि जिस तरह से बदल कर रहता है जाति, वो चीज बाकियों के यहाँ आपको नहीं दिखाई देगी। हाँ, सूरजपाल चौहान के यहाँ या एक दो कहानीकारों के यहाँ और दिखाई पड़ती है, बाकी इस चीज को नहीं छूते। ये जो विडंबना है कि छुपा करके रहना, कई बार मजबूरी होती है। अब दिनेश पाल जाटव उर्फ दिग्दर्शन एक कहानी है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। इसमें ये जो दिनेश पाल है वो बहुत ही मतलब समझदार युवक है, पत्रकारिता की उसकी समझ है, लेकिन पत्रकारिता में उसको घुसने नहीं दिया जाता क्योंकि उसके नाम के साथ जाटव लगा हुआ है, तो अपना नाम बदल लेता है।
सरवाइव करना है, उस दुनिया में जिंदा रहना है, उस दुनिया में अपनी जगह बनानी है, अपना नाम कर लेता है वो दिग्दर्शन। दिग्दर्शन करते ही नाम उसको अच्छी जगह मिल जाती है, उप संपादक तक पहुंच जाता है, उसके लिखे हुए लेखों को, रिपोर्टिंग्स को बहुत प्रमुखता से छापा जाता है। लेकिन होता क्या है कि एक बार ऐसी कोई घटना घटती है दलित उत्पीड़न की, जिसमें दिनेशपाल जाटव अपने को, जिसका अब नाम दिग्दर्शन है, अपने आप को रोक नहीं पाता और उसकी सही रिपोर्टिंग कर देता है। और तब लोगों को लगता है कि अरे ये तो मतलब इस समाज का है, और अचानक उसकी जगह जो उसने अर्जित की थी वो उसका पटाक्षेप हो जाता है, बंद हो जाती है। ये चीज दिखाई पड़ती है। भय, अंधड़, कहाँ जाए सतीश, ऐसी कहानियां हैं जिसमें जाति बदलने की मजबूरी, कोई खुशी खुशी नहीं बदलता है जाति, तो उस मजबूरी को मतलब दोनों पक्ष हैं। एक तो वह जो मतलब प्रतिष्ठा के लिए बदलते हैं जाति, दूसरा वह जो सरवाइव करने के लिए बदलते हैं जाति नाम। जो सहानुभूति है कहानीकार की वो इनके साथ है, जो सर्वाइवल के लिए, जो अपनी जगह बनाने के लिए अपनी जात बदलते हैं, उनके साथ वो है। और ये तो मजाक का विषय बन जाते हैं जो ऊंचे पदों पर हैं, लेकिन जिन्होंने अपने को अपने समाज से ही काट दिया है कि उनके समाज के साथ अगर एसोसिएशन होगा तो जिस कॉलोनी में गए हैं बन करके मतलब नए जात पहचान के साथ, ऊंची जात पहचान के साथ, वो गड़बड़ हो जाएगी और मतलब किसी तरह से उनका कोई संबंध नहीं दिखना चाहिए। ऐसे दलित अधिकारियों के प्रति ओम प्रकाश वाल्मीकि बड़े 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 निर्मम हैं, बड़े क्रिटिकल हैं। सांप्रदायिकता की समस्या भी ओम प्रकाश वाल्मीकि ने उठाई है, जो अदरवाइज दलित कहानियों में नहीं दिखाई पड़ती। अब सलाम कहानी में देखिए कि कहानी का जहां अंत हो रहा है वहां एक बालक इस तर्क पर कि ये तो मुस्लिम का छुआ हुआ है, वो खाना नहीं खाता, तो ये मतलब कहानीकार इस बात को मतलब रेखांकित कर देता है कि हम जिससे लड़ रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि वो छूत की बीमारी हमारे भीतर तो आ गई हो। ये सावधान करने वाली मतलब इस तरह के नुक्ते उनके यहाँ बार बार दिखाई पड़ते हैं। इस तरह से आंतरिक जातिवाद का मामला है। वाल्मीकि परिवार है, एक कहानी उनकी बहुत चर्चित हुई थी, बहुत विवादित भी हुई थी, शव यात्रा। शव यात्रा कहानी में जो प्लॉट है उसमें एक वाल्मीकि परिवार है, एक जाटव परिवार है, गांव जाटवों का है, वो अकेला परिवार है। वो घर बना रहा है वाल्मीकि परिवार, और वो किसी को सहन नहीं होता। बेटी बीमार हो गई है, उसको पहुंचाना अस्पताल, और कोई बैलगाड़ी गांव में है, लोग हैं लेकिन कोई सहायता करने का तैयार नहीं, क्योंकि उसको सब चाहते हैं कि ये इसको अपनी औकात पता चल जाए। ये बात मतलब लोगों ने बाद में जो आलोचनाएं इस कहानी पर लिखी गई इसको रेखांकित की कि ये बिना अदम्य साहस के ये संभव नहीं था, क्योंकि विमर्श का जो दबाव होता है कि भीतरी कमजोरियां सामने नहीं आनी चाहिए। बतौर कहानीकार ओम प्रकाश वाल्मीकि इसको सरपास करते हैं, इससे मुठभेड़ करते हैं, और वो कहते हैं कि अगर सच्चाई के लिए दलित कहानी लिखी जाती है, सच्चाई का एक पहलू यह भी है, अगर 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 जातिवाद का पसारा यहाँ तक है तो उसको छूने में, उसको बताने में, उसको कहने में, भले ही वो इनकन्वीनियंट हो, असुविधाजनक हो, तकलीफ देह हो, कोई हर्ज नहीं, कहना चाहिए। ये उनकी बतौर कहानीकार उनकी बड़ी मतलब लेख की ईमानदारी के रूप में इसको पहचाना गया। जिस बात के लिए ओम प्रकाश वाल्मीकि जाने गए, दलित कहानीकारों के
भीतर अलग से पहचाने गए वो यह है कि इनकी कहानियां एक्सक्लूसिव कहानियां नहीं हैं कि सिर्फ दलित पात्र उसमें होंगे। आप देखेंगे कि उनकी तमाम कहानियों के पात्र बहुत ही मतलब दूसरे समाजों से आते हैं। उसमें भी जो क्या कहें कि वर्ण व्यवस्था में ऊपर का जो तबका है वहां से आते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं और सहयोगी की भूमिका में आते हैं। जिस तरह का कहें कि समाज है उसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि और दूसरे कहानीकारों के यहाँ भी ये दिखाई पड़ता है कि ये पात्र तो इन समाजों के पात्र तो शोषण के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि इस चीज को क्या कहते हैं, इस स्टीरियोटाइप को, इस बने बनाए ढांचे को खारिज करते हैं और कहते हैं कि नहीं, मनुष्यता कहीं भी हो सकती है। आप सलाम में ही देखिए, कमल उपाध्याय है जो हरीश का दोस्त है, उसके गांव जाता है, शादी में जाता है। आप देखेंगे खाना बदोश में, ब्रह्मास्त्र में, छतरी में, इन कहानियों में उनके यहाँ मतलब गैर दलित सवर्ण पात्र हैं, ब्राह्मण पात्र हैं और सहयोगी के रूप में हैं। ये दो कारणों से वो दिखाते हैं। एक तो यह कि मुक्ति की लड़ाई, सामाजिक मुक्ति की लड़ाई का जिम्मा किसी एक जाति का नहीं है, ये सबकी लड़ाई होनी चाहिए। एक तो यह है। दूसरा जो उनकी क्या कहें कि बारीक जिसको कहते हैं समझ, उसका कमाल है कि खाना बदोश में है या दूसरे कहानियों में है, खुद ब्रह्मास्त्र में, कि ये पात्र, सवर्ण पात्र दलित पात्रों के साथ सहयोगी की भूमिका में चलते तो हैं, लेकिन पूरी यात्रा नहीं करते। निर्णायक अवसरों पर वापस अपने परिवार में, अपने खेमे में लौट जाते हैं। यानी कि ये दिखाते हैं कि जहां तक उनका साथ मिल रहा है वहां तक तो ठीक है, लेकिन लड़ाई तो दलितों को निर्णायक रूप में अकेले लड़नी पड़ सकती है। सहयोग लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन निर्णायक दौर में संभव है कि वो साथ छोड़कर चले जाएं। पूरे दौर में वो साथ में नहीं दिखाते। जो एक और बात है ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानियों की, यह है कि उनकी कहानियों में निष्कर्ष देने की, परिणति तक पहुंचाने की हड़बड़ी नहीं होती। एक संकेत पर आकर के, एक इशारे पर आकर के कहानी खत्म होती है कि हाँ, अब इधर जा सकती है चीज, अब ये हो सकता है। वो होता हुआ घटित नहीं होता, होता हुआ घटित हो जाए तो बहुत मतलब बहुत एलिमेंट्री किस्म की, प्रारंभिक किस्म की, जिसको आप कहते हैं सुखांत कहानी बन जाएगी। वो नहीं होने देते, बल्कि वो एक मोड़ पर आकर के संकेत में ही कहानी छोड़ देते हैं। हम देखते हैं कि जो मतलब समाज का अधिकतम पढ़ा लिखा तबका है, हमने ये माना था जब आधुनिकता आई थी कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, नई शिक्षा वाले होंगे, वो जाति के रोग से मुक्त होंगे। लेकिन हमको पता है कि ऐसा मानना सही नहीं था। आप मेडिकल कॉलेजेस की आप देखिए असलियत, आप इंजीनियरिंग कॉलेज की असलियत देखिए, जो मीडिया रिपोर्ट्स आती हैं उसको देखिए, पाएंगे कि जाति की जकड़बंदी यहाँ भी उतनी ही प्रबल है और कुछ ज़्यादा ही प्रबल है, ज़्यादा मारक है, ज़्यादा क्या कहें कि घातक है।
एक कहानी है जो वो चर्चित रही, घुसपैठी जिस नाम से उनका दूसरा संग्रह ही है। घुसपैठिए में सुभाष सोनकर नामक बालक है जिसका एडमिशन हुआ है मेडिकल कॉलेज में, लेकिन पूरा माहौल उसके विरुद्ध खड़ा है। चाहे वो सहपाठी हों, दूसरे कहें कि डॉक्टर हों या फैकल्टी हो, पूरा माहौल उसको, उसके लिए ये मेडिकल कॉलेज सांस लेना भी दूभर कर देता है, जिंदा रहना उसके लिए असंभव हो जाता है। और आखिरी में सुभाष सोनकर आत्महत्या करता है। कहानी जिस कहें कि 2003 की कहानी है, और तब से तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं रिपोर्टिंग में आप जानते हैं मीडिया में आ चुकी हैं। तो दिखाते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि कि ये जो सुभाष सोनकर की आत्महत्या है वो असल में आत्महत्या है नहीं, वो तो एक सांस्थानिक किस्म की जकड़बंदी जिसमें 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 सुभाष सोनकर जैसों की जो हिम्मत करके यहाँ तक पहुँचते हैं, तमाम क्या कहें कि अवरोधों को पार करते हुए, और इस उम्मीद में उनका परिवार इस उम्मीद में रहता है कि अब उनके दिन फिरेंगे, और आकर के यहाँ पर पहुँच करके और फिर उनको आत्महत्या करनी पड़ती है। तो ये एक मुद्दा जिसके लिए मतलब जब ये कहानी लिखी गई थी, इस कहानी पर जो चर्चा हुई थी, तो उसमें घेरा भी गया था प्रकाश वाल्मीकि को, लेकिन वो हिम्मत करके उन्होंने एक कहानी लिखी। पाएंगे आप प्रकाश वाल्मीकि के यहाँ कि उनके यहाँ जो दलित स्त्री पात्र हैं वो बड़े मजबूत हैं। उनकी एक कहानी है अम्मा, जिसका नाटकीय रूपांतरण भी हुआ, वो नाटक खेला भी गया, लेकिन बतौर कहानी बहुत चर्चित रही, बहुत पाठ होता है उसका। अम्मा कहानी की जो अम्मा है वो पूरे परिवार को किस तरह से बनाती है, किस तरह से पढ़ाती लिखाती है। खुद वो सफाई कर्मचारी है, सफाई का काम करती है, लेकिन अपने बेटों को उसमें नहीं लगाती, स्कूल भेजती है। अम्मा मानो एक पात्र है खाना बदोश कहानी की, जो बड़ी मजबूत पात्र है, जो अपने पति को भी संभाले रखती है और खुद भी घुटने नहीं टेकती। यह अंत नहीं कि बिरमा है। छतरी कहानी का जो सुगन है, जो बच्चे का पिता है, ये ऐसे पात्र हैं, खासतौर से दलित स्त्री पात्र उनके यहाँ जो बड़ी मजबूती से खड़े होते हैं, जो झुकते नहीं हैं, जो अपने सहज ज्ञान से, इंट्यूशन से स्थितियों का सामना करते हैं। खुद मुख्तार दलित स्त्री जो बाद के दिनों में दिखाई पड़ी, वो ओम प्रकाश वाल्मीकि के यहाँ नहीं दिखाई पड़ती। ऐसी कहानियाँ जिसमें ज्ञान की ललक तो है, लेकिन वो स्त्री पात्र पराश्रित ही हैं, दूसरे पर आश्रित हैं। दूसरा कोई ज्ञान दे दे तो उतने से काम चल जाता है। उस जमाने तक, ओम प्रकाश वाल्मीकि के जमाने तक ये पीढ़ी महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों तक पहुंची नहीं थी। तो आंदोलनकारी स्त्रियां आपको इनके यहाँ नहीं दिखाई देंगी, लेकिन जो पारंपरिक दिखाई पड़ेंगी दलित स्त्रियां, वो हैं बड़ी मजबूती के साथ। जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की भाषा है, क्योंकि वो खुद कवि हैं, तो उनकी भाषा बड़ी व्यंजक होती है। आप कहें कि जिस बात के लिए दलित कहानी की आलोचना हुई कि इनमें सपाटपन होता है, एकार्थी होती हैं, ऊहापोह से रहित होती हैं, बिल्कुल फ्लैट उसमें चलती हैं मोड में,
ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानियाँ ऐसी नहीं हैं। इनकी कहानियाँ बहुत ही क्या कहें कि अर्थपूर्ण होती हैं, अर्थगर्भित होती हैं, व्यंजक भाषा में होती हैं, बड़ी क्या कहें बड़ा बड़ा रचाव होता है। मतलब कहानी लिखने के लिए उसके पहले वो सोचते हैं, प्लॉट तैयार करते हैं और कहानी कला की मतलब शर्तों का पालन करते हुए लिखते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानियों मैंने कहा कि भाषा उनकी व्यंजक है, थोड़ा कविता के निकट पहुंचती है, लेकिन है वह कहानी की भाषा। आत्मकथा का तत्व बहुत सचेत तरीके से ओम प्रकाश वाल्मीकि अपनी कहानियों में आने नहीं देते। बाकी कहानीकारों के यहाँ मैं शैली की प्रमुखता मिलेगी, ओम प्रकाश वाल्मीकि मैं शैली के तरफ ज़्यादा नहीं जाते। कुछ बहुत कम कहानियाँ हैं तो मैं शैली की हैं। जो उधर मतलब सवर्ण स्त्री पात्र हैं, उनके यहाँ कई कहानियों में आए हैं। आप देखेंगे कि वो पात्र उनकी सहानुभूति मिलती है। कोई अपने ससुर से पीड़ित है, कोई अपने पति से पीड़ित है, जो सवर्ण स्त्रियां हैं, और ओम प्रकाश वाल्मीकि के जो दलित पात्र हैं उनका सहयोग करते हैं, उनको संबल देते हैं, उनकी कई बार रक्षा करते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि जो जैसे बिरम की बहू है, एक बड़ी उनकी मशहूर कहानी है, तो वहाँ पर दिखाते हैं कि इस जाति व्यवस्था से पीड़ित तो हैं सवर्ण स्त्रियां, लेकिन कई बार उसका फायदा भी लेती हैं। कई बार उसका फायदा लेकर के वो दलित पुरुषों का इस्तेमाल भी कर लेती हैं। तो एक जो क्या कहें कि स्टीरियोटाइपिंग बन रही है दलित सवर्ण स्त्रियों की, उसको भी तोड़ देते हैं और कहते हैं कि सब तरह के पात्र हो सकते हैं, सब तरह के चरित्र हो सकते हैं। मोटे तौर पर सहानुभूति है, लेकिन जातिवाद का पसारा वहां भी संभव है। ओम प्रकाश वाल्मीकि क्योंकि जुड़े हुए थे आंदोलन से भी, इनकी कहानियों में आंदोलन धर्मिता के तत्व हैं। यानी कि जब तक संगठित नहीं होंगे, जब तक एका नहीं होगी दलित समाज में, तब तक इस स्थिति से, इस शोषण भरी व्यवस्था से छुटकारा नहीं मिल सकता। तो आंदोलन धर्मिता ये उनके यहाँ एक चीज है। एक और चीज है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि बाकी कहानीकारों के यहाँ पाएंगे कि वो जाने अनजाने, कई बार सचेत रूप से ही वो जिक्र कर देते हैं राजनीतिक, और एक जो दलित राजनीति का जिस तरह से भी रूप है, उसमें मतलब उसमें एक आस्था जताते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि इस मामले में बड़े सचेत हैं, और उन्होंने फिर राजनीति को मतलब आस्था और संबल के रूप में नहीं देखा जहां से कोई बदलाव आएगा, बल्कि उन्होंने सांस्कृतिक और मानसिक और वैचारिक बदलाव को में ही अपना जताया भरोसा। इस तरह से वो अपनी कहानियों को उस जिसको मतलब कहते हैं कि उस मानसिक बदलाव के तैयारी में इस्तेमाल करते हैं, और वो बहुत टिकाऊ, बहुत मतलब बार बार पढ़ी जाने लायक कहानियां लिखते हैं। धन्यवाद।